हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें जितने भी टॉपिक थे, जिसमें हमने प्रिंसिपल की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, प्रिंसिपल्स की बात की, प्रिंसिपल के बाद हमने स्टेजेस की बात की, वो सब क्लासेस हैं वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो क्लास रहेगी वो चाइल्ड डेवलपमेंट को हम सम अप करके एक बार रिवाइज करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। एक बार मैं टोटल बाल डेवलपमेंट, जो हम बाल विकास की बात कर रहे थे, वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की। चाइल्ड डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं बाल विकास। बाल विकास के अंडर हम स्टडी करते हैं जब बच्चा 0 से 18 वर्ष का होता है। 0 से 18 वर्ष का होता है, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से और 18 वर्ष की उम्र तक का जो बच्चा होता है उसकी स्टडी करते हैं हम चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, बाल विकास के अंदर। बाल विकास की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जिसमें हमने देखा था कि जो डेवलपमेंट है वो वोम्ब टू टोम चलता है, विकास है वो वोम्ब टू टोम चलता है, मतलब माँ के गर्भ से लेकर और कब्र तक चलता है। डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रक्रिया है, वो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी भी रुकती नहीं है। रेट में डिफरेंस हो सकता है, कभी बहुत रैपिड हो सकती, कभी फिजिकल डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। इस तरह से जो डेवलपमेंट की रेट है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो कभी रुकता नहीं है, लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। उसके अलावा हमने देखा था जो डेवलपमेंट है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, मतलब वो सामान्य से विशिष्ट होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि पहले बच्चे में सामान्य चीज़ें हैं वो डेवलप होती हैं, उसके बाद बच्चे में स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो डेवलप होती हैं। फिर हमने देखा था कि जो डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, एक क्रम को फॉलो करता है, एक ऑर्डर को फॉलो करता है, वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है। उसके अलावा हमने डायरेक्शंस की बात करी थी कि जो डेवलपमेंट है उसकी 2 डायरेक्शन होती हैं। एक तो स्फेलोकोडल, जिसको हम बोलते हैं सिर से पैर की तरफ का जो डेवलपमेंट होता है वो स्फेलोकोडल होता है, और जो अंदर से बाहर की तरफ का जो डेवलपमेंट होता है वो प्रोक्सिमो डिस्टल होता है। अंदर से बाहर की तरफ का डेवलपमेंट प्रोक्सिमो डिस्टल होता है। ये 2 डायरेक्शन होती हैं, इम्पोर्टेंट हैं, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। पहले बच्चे के हेड का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद बच्चे की पीठ का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद बच्चे के पैरों का डेवलपमेंट होता है। तो इस डायरेक्शन को स्फेलोकोडल कहते हैं। पहले बच्चे के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट होता है। पहले बच्चा अपनी आर्म को कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद बच्चा अपने फिंगर्स को कंट्रोल करना सीखता है, ये प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट होता है। उसके बाद हमने देखा था फैक्टर्स क्या क्या होते हैं डेवलपमेंट के। मैच्योरेशन, परिपक्वता, मैच्योरेशन एंड लर्निंग है वो 2 फैक्टर होते हैं बच्चे के डेवलपमेंट का। लर्निंग, मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है, परिपक्वता होता है, परिपक्वता, और लर्निंग का मतलब होता है अधिगम। जो भी बच्चे में चेंजेस आ रहे हैं, जो परमानेंट चेंजेस आ रहे हैं, जो स्थायी चेंजेस आ रहे हैं, किस किस के कारण, परिपक्वता के कारण, मतलब जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है तो बच्चे में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, और या फिर बच्चा अधिगम करता है, बच्चा लर्निंग करता है, उसके कारण बच्चे में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये 2 फैक्टर होते हैं बच्चे के डेवलपमेंट का। मैच्योरेशन है ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है आयु से, और जो लर्निंग है ये डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है वातावरण पर। बच्चा अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, अपने वातावरण से सीखता है, और आयु है वो मैच्योरेशन होती है। फिर उसके अलावा हमने देखा था कि बच्चे में 2 टाइप की मोटर स्किल्स हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। मोटर स्किल्स हैं वो 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो ग्रॉस मोटर स्किल होती है, ग्रॉस मोटर स्किल, और दूसरी फाइन मोटर स्किल। 2 टाइप की स्किल्स हैं वो बच्चे में डेवलप होती हैं। जो स्किल्स लार्जर मसल से डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें उसमें ग्रॉस मोटर स्किल आती हैं, और जहाँ पर स्मॉलर मसल्स का काम होता है वो फाइन मोटर स्किल होती हैं। जैसे चलना हो गया, दौड़ना हो गया, जंप करना हो गया, साइकिल चलाना हो गया, इन सब में हमें ग्रॉस मोटर स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो लार्जर मसल्स हैं, जो हमारी बड़ी मांसपेशियाँ हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। और जहाँ पर राइटिंग का काम आता है, पेंटिंग का काम आता है, ड्राइंग का काम आता है, या फिर कुछ बुनना हो गया, या फिर जहाँ पर सुई धागे का काम, जहाँ पर भी स्मॉलर मसल्स का यूज होता है, वहाँ पर बच्चे की कौन सी स्किल्स होती हैं? फाइन स्किल्स होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स बच्चे में होती हैं। तो ये 2 प्रकार की स्किल्स हैं वो हमने देखी थी कि बच्चे में डेवलप होती हैं।
फिर उसके बाद हमने बात की थी कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है, बच्चे का जो विकास है वो स्थायी होता है। फटीग के कारण जो भी चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं वो डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का होता है। मतलब यहाँ पर जैसे जैसे बच्चे का वेट बढ़ रहा है तो वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, पॉजिटिव वृद्धि होती है। नेगेटिव का मतलब क्या है, जैसे जब बच्चे के जो दूध के दांत हैं वो टूटते हैं, वो नेगेटिव डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का होता है, लेकिन ये लगातार चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डेवलपमेंट ही बच्चे में होता है। उसके अलावा हमने देखा था जो ग्रोथ है वो डिफरेंट होती है डेवलपमेंट से। ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास में डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। ग्रोथ है ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड होती है। बच्चे की जो शारीरिक क्षमताएं होती हैं वो ग्रोथ में आती हैं। जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव होती है, वो मात्रात्मक होती है। लेकिन जो विकास है, जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव ना होकर क्वालिटेटिव, या तो आपको क्वालिटेटिव गिवन होगा या क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों प्रकार का होता है। यहाँ पर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। जो गुणात्मक चीज़ें होती हैं इनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व मेजर नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं पता लगा सकते कि बच्चे में जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो कितना हुआ है, बच्चे में सोशल डेवलपमेंट कितना हुआ है। ये हम बच्चे के व्यवहार से पता लगा सकते हैं, लेकिन बच्चे में किस तरह का शारीरिक विकास हुआ है, बच्चे का वेट कितना बढ़ा है, बच्चे की हाइट कितनी बढ़ी है, वो हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। जिन चीज़ों को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं वो ग्रोथ में आती हैं। ग्रोथ में सारी जो हमारी फिजिकल चेंजेस आते हैं वो आते हैं, और डेवलपमेंट में चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मोरल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कोग्निटिव हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो इमोशनल हो, सभी प्रकार के चेंजेस हैं वो किस में आते हैं, डेवलपमेंट में आते हैं, विकास में आते हैं। जो ग्रोथ है ये मात्रात्मक होगी, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का प्रोडक्ट होता है। हेरिडिटी का मतलब अनुवांशिकता, बच्चे को अपने माता पिता के गुणसूत्र के थ्रू जो भी कैरेक्टरिस्टिक मिली हैं उनके कारण बच्चे में जो चेंजेस आते हैं, बच्चे के बॉडी का प्रोपोर्शन कैसा होगा, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी हाइट कितनी होगी, उसका हेयर का कलर कैसा होगा, उसकी आई का कलर कैसा होगा, उसका इंटेलिजेंस किस तरह की होगी, ये सब चीज़ें हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस होती हैं। उसके अलावा आता है एनवायरनमेंट, बच्चे का वातावरण किस तरह का है, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट है वो एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट होता है, बच्चे की मोरल डेवलपमेंट है वो भी एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट होता है, बच्चे का कोग्निटिव और जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट होता है। तो जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों के कारण होता है, ना तो सिर्फ हेरिडिटी और ना ही सिर्फ एनवायरनमेंट। नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट की बात आपने कई बार सुनी होगी। नेचर का मतलब होता है हेरिडिटी, नेचर का मतलब क्या हो गया, हेरिडिटी, और नर्चर का मतलब हो गया एनवायरनमेंट। नेचर और नर्चर, देखो कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी के कारण होता है, कुछ कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो नर्चर के कारण, वातावरण के कारण होता है, लेकिन ये दोनों का प्रोडक्ट होता है। दोनों के किसी एक पर जो डेवलपमेंट है वो डिपेंडेंट नहीं होता, दोनों के कारण ही बच्चे का विकास है वो होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था जो डेवलपमेंट है वो प्रेडिक्टेबल होता है, अनुमानित होता है। हम बच्चे की जो अर्ली चाइल्डहुड में, बच्चे की जो अर्ली ईयर्स में जिस तरह का बच्चे में विकास होता है तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा आने वाले टाइम में किस तरह का डेवलपमेंट शो करेगा, बच्चे में किस तरह का डेवलपमेंट होगा। तो जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, एक प्रेडिक्टेबल प्रोसेस होता है। डेवलपमेंट को डिसकॉन्टिन्यूस किसने कहा था, असतत प्रक्रिया किसने कहा था, जीन पियाजेट ने कहा था। जीन पियाजेट मानते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो असतत प्रक्रिया होती है, क्योंकि उन्होंने जब कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात की थी तो उन्होंने अपनी 4 स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया था, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज पहली स्टेज थी, उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। उन्होंने 4 कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में 4 स्टेजेस की बात की थी। इसीलिए वो मानते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो एक डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। लेकिन अगर आपसे जनरली पूछा जाता है कि जो डेवलपमेंट है वो कैसा प्रोसेस है, डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो जन्म वोम्ब से लेकर टॉम्ब तक चलती है। ये सब हम डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। फिर उसके बाद हमने स्टेजेस की बात करी थी कि जो डेवलपमेंट है वो 4 स्टेजेस में होता है। वो 4 स्टेजेस क्या क्या होती हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। वहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका इस क्लास से बन जाएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल से रिलेटेड, या फिर जो हमने मैच्योरेशन की बात करी, जो हमने
लर्निंग की बात की, यहाँ से हो सकता है, या फिर जो डायरेक्शंस हैं कि जो डेवलपमेंट की डायरेक्शन है वो क्या क्या होती हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके अलावा जो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसके बाद हम स्टेजेस की बात करते हैं। स्टेजेस में हमने 4 स्टेजेस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले आती है इन्फेंसी, फिर उसके बाद आती है अर्ली चाइल्डहुड, फिर उसके बाद आती है लेटर चाइल्डहुड, और फिर उसके बाद आती है अडोलेसेंस। ये 4 स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया था। इससे पहले हमने एक स्टेज और देखी थी जिसको हम कह रहे थे प्री नेटल स्टेज। जो स्टेज कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक की जो स्टेज होती है ये जनरली 40 सप्ताह की होती है, 40 वीक की होती है। यहाँ पर बच्चे का जो फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो होता है। इसके अलावा ना तो यहाँ पर बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होता है, ना मोरल डेवलपमेंट होता है, ना इमोशनल डेवलपमेंट होता है, और ना ही यहाँ पर बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार का डेवलपमेंट होता है, एक तो शारीरिक और एक मानसिक। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जो इन्फेंसी है ये 0 से 2 वर्ष का टाइम पीरियड होता है, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है और 2 साल का हो जाता है तब तक वो इन्फेंट कहलाता है। जब बच्चा 2 से 6 वर्ष में होगा तो उसको हम अर्ली चाइल्डहुड बोलेंगे, और जब बच्चा 6 से 12 वर्ष की उम्र में होता है उसको हम लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं, और जब बच्चा 12 से 18 साल की उम्र में होता है तो उसको हम एडोलेसेंस कहते हैं। तो इन्फेंसी है, इसमें करेक्टरिस्टिक हमने क्या देखी थी, इसमें हमने देखा था यहाँ पर बच्चे का रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो बहुत तीव्र गति से होता है। यहाँ पर बच्चे का जो सिर का प्रपोर्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट है वो सिर से पैर की तरफ होगा। बच्चे के पहले हेड का डेवलपमेंट होता है, तो यहाँ पर बच्चे का जो हेड है, जो बच्चे का सिर है, उसका डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होगा बाकी शरीर के कंपैरिजन में। जो फिजिकल डेवलपमेंट है यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, रैपिड सबसे ज़्यादा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट कौन सी स्टेज में सबसे ज़्यादा होता है तो वो इन्फेंसी में होता है। फिर उसके बाद हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करें। अर्ली चाइल्डहुड में जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाता है एज कम्पेयर टू इन्फेंसी में जितना बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट जितने तीव्र गति से हो रहा था यहाँ पर स्लो हो जाता है। लेटर चाइल्डहुड में इसके कंपैरिजन में फिर से स्लो हो जाता है, यहाँ पर स्लो हुआ। लेटर चाइल्डहुड में अर्ली चाइल्डहुड से भी कम डेवलपमेंट है वो बच्चे का होता है, लेकिन जब बच्चा एडोलेसेंस में जाता है तो फिर से बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत रैपिड होने लगता है। यहाँ पर बहुत तीव्र गति से बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होने लगता है। इट मीन्स इन्फेंसी और एडोलेसेंस में बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत तीव्र गति से होता है, बहुत रैपिड होता है, लेकिन अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड में बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है, जो शारीरिक विकास है, वो हमें कहीं ना कहीं रुका हुआ सा महसूस होता है। जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होता है तो वो एक अडल्ट का प्रोपोर्शन ले लेता है, वो एक अडल्ट की तरह दिखने लगता है। मतलब जो जो बच्चे की एक स्ट्रक्चर बनना था बॉडी का वो बन चुका होता है। उसके बाद उसमें ग्रोथ होती है, उसमें वृद्धि होती है, उसके अलावा उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। फिर हम बात करें कि इन्फेंसी में जो बच्चा है वो चलना सीख जाता है। वो पहले तो बैठना सीखेगा, बैठने के बाद वो किसी चीज़ का सहारा लेकर खड़ा होना सीखेगा, वॉक करना सीख जाता है। और 24 मंथ की उम्र में आकर जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो यहाँ पर बच्चा जंप करना सीख जाता है, यहाँ पर बच्चा कूदना सीख जाता है। यहाँ पर बच्चे की जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है, ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं। यहाँ पर बच्चे की जो लार्जर मसल्स पर अपना कंट्रोल करना सीख जाता है। लेकिन जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में आता है तो यहाँ पर बच्चा ट्राइसिकल चलना सीख जाता है। यहाँ पर बच्चा अब जो बॉडी का कंट्रोल है वो और अच्छे से आ जाता है। यहाँ पर बच्चा कोई भी चीज़ को जो उसके सामने पड़ी है उसको लेने के लिए कोशिश करता है, वो उसको पकड़ने भी लगता है। यहाँ पर बच्चे की थोड़ा बहुत फाइन मोटर डेवलपमेंट है वो हो जाता है। यहाँ पर जो मोटर डेवलपमेंट है वो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट जो उसके लार्जर मसल्स हैं उस पर वो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चे की फाइन मोटर डेवलपमेंट भी शुरू हो जाता है।
जाता है लेकिन लेस होता है। फाइन मोटर डेवलपमेंट में यहाँ पर बच्चा पेंसिल पकड़ना सीख जाता है, कुछ ना कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनाना सीख जाता है जब बच्चा 2 से 6 साल की उम्र में होता है। फिर उसके बाद हम लेटर चाइल्डहुड की बात करें तो यहाँ पर ग्रोस एंड फाइन दोनों प्रकार की जो मोटर स्किल्स हैं उनका डेवलपमेंट हो जाता है। यहाँ पर लार्जर मसल्स का तो और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा ही होगा, बल्कि यहाँ पर बच्चे की जो फाइन स्किल्स हैं, फाइन मोटर डेवलपमेंट है वो भी हो जाता है। यहाँ पर बच्चा ड्राइंग करने लगता है, पेंटिंग करने लगता है। यहाँ पर वो आप उसे कोई भी एक इमेज बनाने के कहेंगे, कोई भी एक स्ट्रक्चर बनाने के कहेंगे तो बच्चा वो बना लेता है जब बच्चा 6 से 12 साल की उम्र में होता है। यहाँ पर बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो लगभग पूरा हो गया होता है। इस स्टेज को हम प्यूबरिटी कहते हैं। प्यूबरिटी की स्टेज में बच्चे का जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो आ जाती है। यहाँ पर बच्चे की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़े हुए जो भी पार्ट हैं उनका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। इस स्टेज पर जब बच्चा 18 साल का होता है, 18 साल तक आते आते बच्चे की जो हाइट है वो एक कंप्लीट हाइट हो जाती है। जितना बच्चे की हाइट में वृद्धि होनी होती है वो वहाँ तक बच्चे की वृद्धि हो जाती है। 18 साल के बाद बच्चे की हाइट है वो जितनी हो गई उतनी ही रहेगी, बढ़ती नहीं है। और हेरिडिटी के पीछे का कारण क्या होता है? आनुवांशिकता होती है, बच्चे की हेरिडिटी होती है। अगर किसी बच्चे के माता पिता लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा होगा, अगर बच्चे के माता पिता छोटे हैं तो वो भी छोटा होगा। तो यहाँ पर प्यूबरिटी की स्टेज आ जाती है। प्यूबरिटी की स्टेज है वो लेटर चाइल्डहुड के ख़त्म होते होते 12 साल की उम्र में आ जाती है। लड़कियों में जो प्यूबरिटी है वो 2 साल पहले आ जाती है, लड़कों में प्यूबरिटी है वो 2 साल बाद में आती है। लड़कियों में जो प्यूबरिटी है वो 10 से 11 साल में आ जाती है और जो बॉयज़ हैं उनमें प्यूबरिटी 12 से 13 साल में आती है। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट की बात हुई। उसके अलावा हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। क्या आ जाती है? ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, वस्तु स्थायित्व आ जाती है। यहाँ पर बच्चे को ये समझ में आ जाता है जो चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट नहीं भी हैं तो भी वो कहीं ना कहीं इस संसार में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो स्टेज है वो आ जाती है। ये इस स्टेज को टॉय एज भी कहा गया है, इसको खिलौने की उम्र भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा है वो अपने टॉय को एंजॉय करने लगता है, अपने टॉयज़ के साथ खेलने लगता है। यहाँ पर बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने लगता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब क्या है? अगर उसके सामने कोई चीज़ रखी है तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। जब लगभग बच्चा 12 महीने का होता है, आप बेड के किनारे पर एक खिलौना रख दें, अगर वो उसको पसंद है तो वो उसको पाने के लिए उसकी तरफ जाता है। ये क्या होता है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। ये बच्चे में इन्फेंसी में आ जाता है। यहाँ पर बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो भी शुरू हो जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट क्राई होती है जब बच्चे का पहला रोना होता है, वहीं से बच्चे की जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, भाषा का विकास है वो शुरू हो जाता है। क्योंकि हमें ये लगता है कि बच्चे में जो भाषा का विकास है वो अर्ली चाइल्डहुड में आता है, लेकिन ये गलत है। बच्चे में जो भाषा का विकास है वो इन्फेंसी में ही शुरू हो जाता है। लगभग 10 से 1 साल का बच्चा है एक रियल वर्ड बोलता है, और 2 से 3 साल का बच्चा है वो 2 से 3 शब्द बोलना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर बच्चे की भाषा का डेवलपमेंट भी होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा मैं बात करूँ सोशल डेवलपमेंट की, सामाजिक विकास की, तो यहाँ पर बच्चे का सामाजिक विकास भी होना शुरू हो जाता है, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट भी होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर बच्चे का सोशल डेवलपमेंट और कौन सा होता है? प्राइमरी सोशल डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर बच्चे का प्राइमरी सोशल डेवलपमेंट होता है। जो प्रारंभिक सामाजिक विकास है वो बच्चे का यहाँ पर शुरू हो जाता है। और जो सोशलाइजेशन के एजेंट हैं वो कौन कौन होते हैं? वो फैमिली होती है, पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होती हैं। माता पिता और जो उसके इमीडिएट बहन भाई हैं, वो इमीडिएट जो पेरेंट्स हैं, उन्हीं से बच्चे का यहाँ पर डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाता है। वो अपने आसपास के लोगों को पहचानने लगता है, जो उसके पहचान वाला उसके पास में आता है तो वो उसको देखकर हंसता है। यहाँ पर बच्चे का सोशलाइजेशन है वो शुरू हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्राइमरी सोशलाइजेशन बच्चे का कौन सी स्टेज में होता है, तो वो इन्फेंसी में होता है। बच्चे में इन्फेंसी में, शैशव अवस्था में बच्चे में प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो होना शुरू हो जाता है। इस स्टेज में बच्चा ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। यहाँ पर जो बच्चे की मोरलिटी है वो 0 होती है। बच्चे में किसी भी प्रकार की मोरलिटी यहाँ पर नहीं होती है। अगर हम इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो बच्चे में इमोशंस हैं वो जन्मजात पाए जाते हैं। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसमें डर का एक इमोशन पाया जाता है, उसमें खुशी पाई जाती है। अगर आप उसके सामने उसकी मम्मा जाती है तो वो उसके सामने स्माइल करता है, तो मतलब यहाँ पर बच्चा अपना इमोशन शो कर रहा है। यहाँ पर जो इमोशंस हैं
वो स्टेबल नहीं होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और बहुत कम इमोशंस हैं वो बच्चे में इस स्टेज में डेवलप होते हैं। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी, इन्फेंसी की। अगर हम बात करें अर्ली चाइल्डहुड की, तो यहाँ पर बच्चे में इस स्टेज को क्या कहा जाता है, इस स्टेज को प्ले एज कहा जाता है और प्री स्कूल एज कहा जाता है, प्री स्कूल एज भी कहा जाता है। यहाँ पर जो बच्चा है वो अपने प्री स्कूल में जाने लगता है, यहाँ पर बच्चा आंगनबाड़ी में जाएगा, यहाँ पर बच्चा बाल वाटिका में जाएगा, यहाँ पर बच्चा है वो अपनी फैमिली से बाहर निकल कर कहाँ जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, इसलिए इसको प्ले एज और प्री स्कूल एज भी कहा जाता है। इस स्टेज में जो बच्चे हैं उनका जो सोशलाइजेशन है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है वो शुरू हो जाता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन है वो बच्चे का यहाँ पर शुरू हो जाता है। बच्चे का सेकेंडरी सोशलाइजेशन है वो यहाँ पर शुरू हो जाता है, द्वितीयक सामाजिकरण है वो बच्चे का यहाँ पर शुरू हो जाता है। और जो सोशलाइजेशन के एजेंट हैं वो कौन होंगे, टीचर होंगे, बच्चे के अध्यापक होंगे और उसके पीयर होंगे, उसके जो पीयर ग्रुप हैं, जो दोस्त हैं, और उसके नेबरहुड होता है, मतलब उसका पड़ोस होता है। तो यहाँ पर बच्चा अपनी फैमिली से निकलकर सोशलाइजेशन के एजेंट हैं वो टीचर होगा, पीयर ग्रुप होगा और उसके नेबर्स होंगे यहाँ पर बच्चे के सोशलाइजेशन के लिए। यहाँ पर हम बात करें कि बच्चा किस तरह से सीखता है, तो यहाँ पर बच्चा है वो रट कर सीखेगा, रटने से सीखेगा, रोट मेमोराइजेशन करेगा। यहाँ पर बच्चा अवलोकन से सीखता है, बच्चा ऑब्जर्वेशन से सीखता है, यहाँ पर बच्चा इमिटेशन से सीखता है, जैसा वो किसी दूसरे को करते हुए देखता है बच्चा सेम वही चीज़ें करता है। तो यहाँ पर बच्चा अवलोकन से सीखता है, रटने से सीखता है। यहाँ पर बच्चे के अपने कोई लॉजिक नहीं होते हैं। सोशल डेवलपमेंट की हमने बात कर ली, कोग्निटिव डेवलपमेंट की हम बात कर ली। इसके बाद यहाँ पर जो मोरलिटी होती है वो बाहर से कंट्रोल होती है। बच्चे का जो मोरल डेवलपमेंट है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। बच्चे के जो सही और गलत है वो उस चीज़ की रिज़ल्ट पर डिपेंड करता है। अगर बच्चा कोई काम करता है, करने में उसे अच्छा लगा, उसे खुशी मिली, तो वो उस काम को दोबारा करता है। और अगर वो काम कर कर उसे खुशी नहीं मिली, उसे कोई दुख हुआ, उसे कोई तकलीफ़ हुई, तो वो काम नहीं करेगा। तो जो मोरलिटी है वो उसके जो सुख और दुख का नियम है उस पर डिपेंडेंट होती है। जो अर्ली चाइल्डहुड है ये भाषा का विकास और जो सामाजिक डेवलपमेंट है, भाषा और सामाजिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम पीरियड होता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे की जो भाषा का डेवलपमेंट है वो सबसे तीव्र गति से होता है। जब बच्चा 2 साल का 1 साल का होता है तो बच्चे 2 से 3 शब्द बोलना शुरू करते हैं। जब बच्चा 2 साल का होता है तो उसकी वोकैब है वो 272 शब्दों की हो जाती है। जब बच्चा 3 साल का होगा तो 896 शब्द हो जाते हैं। जब बच्चा 4 साल का होगा तो 1560 होंगे और शायद 5 साल का जब बच्चा हो जाता है तो 2560 शब्दों के आसपास उसकी वोकैब हो जाती है। तो मतलब अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे की वोकैब है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। जो नॉम चॉम्स्की है वो मानते हैं कि जो अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा होता है वो एक दिन में 25 से लेकर 50 शब्द है वो सीख सकता है। सभी स्टेजेस के कंपैरिजन में बच्चे की जो भाषा है वो इस स्टेज में सबसे ज़्यादा डेवलप होती है। इसका मतलब ये जो स्टेज है ये भाषा के डेवलपमेंट और सामाजिक डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पर बच्चे की जो सोशल सर्कल है वो बढ़ा, वो अपने परिवार से निकला, वो कहाँ गया, अपने स्कूल में गया, टीचर के पास गया। जो टीचर इस स्टेज में बच्चे को सिखाती है, बच्चे के दिमाग में वो चीज़ें हैं वो एक पक्की लकीर बन जाती हैं, वही चीज़ें सही होती हैं। तो इसीलिए भाषा और सामाजिक डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर ये जो स्टेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हम बात करते हैं लेटर चाइल्डहुड की। तो लेटर चाइल्डहुड में बच्चा है उसका जो कोग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बच्चा अपने कॉन्क्रीट वस्तुएं, जो मूर्त वस्तुएं हैं, उन पर अपने लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। मतलब बच्चे के सामने जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उन पर वो अपने लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। यहाँ पर बच्चे के थॉट में इरिवर्सिबिलिटी पाई जाती है, अपरिवर्तनशीलता पाई जाती है। यहाँ पर बच्चे में कंजर्वेशन पाया जाता है या कंजर्वेशन की कमी पाई जाती है। यहाँ पर बच्चे में सेंट्रिएशन पाया जाता है। यहाँ पर बच्चे में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है। इस स्टेज को हम स्कूल एज भी कहते हैं या फिर एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं। इस स्टेज को हम प्री गैंग एज भी कहते हैं, प्री गैंग एज भी कहा जाता है। गैंग बनने से पहले की जो स्टेज होती है, इसको हम गैंग एज कहते हैं। लेटर चाइल्डहुड को गैंग एज कहते हैं और अर्ली चाइल्डहुड है इसको प्री गैंग एज कहते हैं।
प्री गैंग एज अर्ली चाइल्डहुड होती है और लेटर चाइल्डहुड है ये गैंग एज होती है। यहाँ पर बच्चे का जो ग्रुप होता है वो फिक्स नहीं होता है, परमानेंट नहीं होता है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, गर्ल और बॉय हैं वो सभी एक ग्रुप में खेल रहे होते हैं। इसको प्री गैंग एज कहा जाता है, गैंग बनने से पहले की उम्र, क्योंकि यहाँ पर बच्चे का जो ग्रुप है वो फिक्स नहीं होता, वो आज इस ग्रुप में खेल रहा है, कल जाकर वो दूसरे ग्रुप में खेलेगा। लेकिन जो लेटर चाइल्डहुड है इसको गैंग एज कहा गया है। यहाँ पर बच्चे की जो फ्रेंडशिप है वो स्ट्रॉन्ग होती है, जो लाइफ लॉन्ग चलती है। इस स्टेज में जो दोस्त बन जाते हैं वो उनके उम्र भर रहते हैं। यहाँ पर बच्चा अपनी गैंग को लेकर लॉयल्टी दिखाता है, वो जिस ग्रुप में खेलेगा वो उसी ग्रुप में खेलेगा। यहाँ पर बच्चे को सोशल अप्रूवल की ज़रूरत होती है। यहाँ पर बच्चा गुड बॉय और जो नाइस गर्ल की ओरिएंटेशन है वो भी बच्चे में, नाइस गर्ल की जो ओरिएंटेशन है वो भी बच्चे में लेटर चाइल्डहुड में डेवलप होती है। वो कोई भी काम करेगा तो सोसाइटी उसको अच्छा या बुरा मानेगी, वो करके वो उस काम को करता है। यहाँ पर जो मोरलिटी है वो भारी रूप से कंट्रोल होती है, मतलब जिस तरह का सोसाइटी उससे एक्सपेक्ट करती है वो उस तरह के काम करने की यहाँ पर कोशिश करता है। यहाँ पर बच्चे को सोशल अप्रूवल की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद हम बात करें यहाँ पर बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट है, जो सांवेगिक जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं जाकर स्टेबल हो जाता है। जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होता है तो यहाँ पर जो इमोशंस हैं उसके अनस्टेबल होते हैं। यहाँ पर उसके जो इमोशंस हैं वो कंट्रोल नहीं होते हैं। अभी बच्चा रो रहा है, अब अगर आप रोते हुए बच्चे को एक चॉकलेट दे देते हैं तो वो चुप हो जाता है। उसके जो इमोशंस हैं वो बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, बहुत जल्दी चेंज होते हैं। लेकिन जो लेटर चाइल्डहुड में बच्चे के इमोशंस हैं वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होते हैं। सोसाइटी में उसे कौन सी सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना है वो ये सीख जाता है, वो सबके सामने फैल नहीं डालता है। अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा होगा, उसे जो चीज़ चाहिए वो सबके सामने वहाँ पर लेट जाएगा और कहेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। यहाँ पर जो प्लेजर प्रिंसिपल है वो काम करता है। लेकिन जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में आ जाता है तो वो इसको ये समझ में आ जाता है कि उसे सोशल सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना है, मतलब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है। ये सब करेक्टरिस्टिक होती हैं लेटर चाइल्डहुड की। अब हम बात करें एडोलेसेंस की, तो यहाँ पर इसको बोला गया है स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की स्टेज। इसको गोल्डन पीरियड भी बोला गया है, गोल्डन एज भी बोला गया है, इसको स्प्रिंग पीरियड भी बोला गया है, या स्प्रिंग एज भी बोला गया है, बसंत काल भी बोला गया है। ये जो स्टेज होती है यहाँ पर बच्चे में हर तरह के चेंजेस होते हैं, हर तरह का डेवलपमेंट, हर तरह के चेंजेस बच्चा महसूस करता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कोग्निटिव हो। हर तरह के चेंजेस हैं यहाँ पर बच्चे में आते हैं। इसीलिए यहाँ पर बच्चा है वो अपनी जो चेंजेस उसके साथ हो रहे हैं उसके साथ अडेप्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए यहाँ पर बच्चे हैं उस स्टेज को स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की स्टेज कहा गया है। यहाँ पर बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो पीयर ग्रुप से होता है। उसके जो दोस्त हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो उसके दोस्तों ने कह दिया वही सर्वथा सत्य होता है। यहाँ पर फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, यहाँ पर पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट हैं वो बच्चे में देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चा अपने परिवार के साथ लड़ता है अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए। अब यहाँ पर बच्चे को लगता है कि वो बड़ा हो गया है, लेकिन पेरेंट्स बच्चे को अभी भी कंट्रोल में रखना चाहते हैं कि अभी वो उतना बड़ा नहीं हुआ है, उसे एक्सपीरियंस नहीं है, और जिन लोगों के साथ वो बैठ रहा है वो भी उसी तरह की उसी एज के, उन लोगों को भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो किसी गलत संगत में पड़ सकता है। इसीलिए पेरेंट्स हैं उस पर कंट्रोल रखते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चा अपनी इंडिपेंडेंसी की मांग करता है, इसीलिए फैमिली के साथ यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। यहाँ पर बच्चे के जो इमोशंस हैं वो भी अनस्टेबल होते हैं। देखिए आप लेटर चाइल्डहुड में बच्चे के इमोशंस हैं वो स्टेबल थे, लेकिन एडोलेसेंस में आकर फिर से बच्चे के इमोशंस हैं वो अनस्टेबल हो गए। यहाँ पर फ्रीक्वेंट मूड चेंज होते हैं, बच्चे को खुद को ही नहीं समझ आता कि वो कब किस बात पर मुंह बना ले, कब किस बात पर रोने लग जाए। तो यहाँ पर बच्चे में जो इमोशंस हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चा खुद के बारे में बहुत सोचता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, क्या मैं पतला दिख रहा हूँ, क्या मैं बहुत मोटा दिख रहा हूँ, क्या मैं गोरा हूँ, क्या मैं काला हूँ। यहाँ पर सेल्फ का कॉन्सेप्ट है वो भी बच्चे में डेवलप होता है। यहाँ पर बच्चा खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। यहाँ पर बच्चा सोचता है कि जो सोसाइटी ने जो रूल्स बनाए हैं वो फिक्स्ड नहीं होते हैं, उनमें चेंज भी पॉसिबल है। यहाँ पर बच्चे के जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए उसमें वो चेंज करना चाहता है अपने अकॉर्डिंग, कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है तो रूल्स एंड रेगुलेशन में भी चेंजेस होने चाहिए। यहाँ पर हम बच्चे के कॉग्निशन की बात करें तो यहाँ पर बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। यहाँ पर बच्चे में अमूर्त चिंतन बच्चा करने लगता है। यहाँ पर बच्चे को लॉजिक लगाने के लिए किन्हीं मूर्त वस्तुओं की ज़रूरत नहीं होती है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती। जो चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट नहीं भी हैं तो भी
वो उन पर लॉजिक लगा सकता है। यहाँ पर बच्चा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग करने लगता है, मतलब यहाँ पर बच्चा हाइपोथेसिस बनाने लगता है, परिकल्पनाएं बनाने लगता है। यहाँ पर इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों प्रकार की रीजनिंग कर सकता है। बच्चा नियम से उदाहरण की तरफ जाकर भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है और नियम से उदाहरण की तरफ जाकर भी बच्चा प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। यहाँ पर बच्चे में दोनों प्रकार की निगमनात्मक और आगमनात्मक जो चिंतन है, जो रीजनिंग है, वो डेवलप हो जाती है। यहाँ पर बच्चा एक साइंटिस्ट की तरह सोचता है। जीन पियाजेट हैं, उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं जैसे जैसे वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक होती है एडोलेसेंस की। होपफुली आपको इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटेल में क्लियर हो गया होगा। अगर आपका अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड या फिर एडोलेसेंस, इन्फेंसी कहीं से भी क्वेश्चन बनता है तो आप क्वेश्चन इजीली लगा पाएंगे। सीटेट और एचटेट में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से भी नहीं पूछे जाते हैं। अगर जो मैंने आपको कराया है ये आप अच्छे से कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन हैं वो इजीली लग जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो हम प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे वो सब हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से। थैंक यू वेरी मच।